नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। रुख खबरों का। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच बीजेपी में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा ने परफॉर्मेंस राग छेड़ते हुए अपनी पिछली उपलब्धियां गिनाई। वहीं पूर्व मंत्री और रीवा से बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ल ने सरकार से मदद न मांगकर अभिनेता सोनू सूद से मुंबई में फंसे रीवा और सतना के लोगों की प्रदेश वापसी के लिए मदद मांगी है। वहीं बीजेपी के 3 दिग्गज नेताओं ने कल बंद कमरे में बैठक की और फिर इनकी सीएम के साथ मीटिंग हुई, जिसके बाद गोपाल भार्गव बोले, मंत्रिमंडल विस्तार सीएम का विशेषाधिकार है। तो ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि मध्य प्रदेश में अब प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए पहली तस्वीर, दरअसल 3 दिग्गजों ने बैठकर चर्चा की। गोपाल भार्गव भी इसमें मौजूद थे, विजय शाह, और दूसरी तस्वीर देखिए आप, राजेंद्र शुक्ला पूर्व मंत्री हैं, विंध्य के बड़े नेता कहे जाते हैं बीजेपी के। उन्होंने सरकार से मदद नहीं मांगी, रीवा और सतना के लोगों को वापस लाने के लिए अभिनेता सोनू सूद से उन्होंने मदद की गुहार लगाई। तीसरी तस्वीर देखिए आप, सुरेंद्र पटवा भी पूर्व मंत्री हैं। वो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस आधार होना चाहिए और पिछले 5 साल के काम का भी वो जिक्र कर रहे हैं। तो बात परफॉर्मेंस राग की। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच बीजेपी में परफॉर्मेंस राग छिड़ गया है। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा ने बड़ा बयान देते हुए परफॉर्मेंस का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में विधायक की परफॉर्मेंस जनता का मैंडेट होता है। पटवा ने पिछली सरकार के दौरान की अपनी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मेरे मंत्री रहते लगातार 5 बार टूरिज्म अवार्ड मिला था। आपको बता दें कि सुरेंद्र पटवा रायसेन से विधायक हैं और रायसेन जिले में भी उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीखें लगातार बदलती जा रही हैं और इंतजार भारी होता जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा हैं। सुरेंद्र पटवा जी, कितनी आस लगाकर बैठे हुए हैं आप, और ये तारीख लगातार बढ़ती जा रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख? देखिए, आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का है। मुझे लगता है कि इस परिदृश्य में मध्य प्रदेश में कोरोना है और कोरोना के साथ साथ मंत्रिमंडल का गठन भी होना है। बहुत ही जल्दी जो मुझे उम्मीद है मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। जहाँ तक रायसेन का सवाल है, वहाँ हमारे यहाँ उपचुनाव भी है और स्वाभाविक रूप से परफॉर्मेंस बेस पर मुख्यमंत्री जी का चुनने का अधिकार होता है। सर, अगर परफॉर्मेंस की हम बात करें तो पिछला जो आपका कार्यकाल है वो हम सभी ने देखा। आप संस्कृति और पर्यटन के मंत्री थे। मध्य प्रदेश में टूरिज्म को लेकर लगातार कई अवार्ड भी मिले, हमने देखा। तो क्या लगता है आपको कि वो सब भी मायने रखेगा? देखिए, मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पिछले 5 साल में सरकार चलाई। न केवल टूरिज्म बल्कि कृषि कर्मठ पुरस्कार भी हम लोग लेकर आए हैं। और मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री थे उन्होंने परफॉर्मेंस बेस पे काम किया है और उसी का कारण है कि हमें लगातार 5 साल तक टूरिज्म के अवार्ड मिले। लगातार 3 बार बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया का अवार्ड भी हमें मिला। और जब मुख्यमंत्री स्वयं 24 घंटों में से 18 घंटे उन्होंने काम किया, इसी के कारण से मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम जो 5 साल लगी हुई थी, और आपने नतीजा भी देखा कि एंटी इनकम्पेंसी नहीं थी और 109 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई थी। ये है पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा। उनका कहना यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जल्द होगा, और जहां तक बात मंत्रियों को शामिल करने की है तो फिर कहीं ना कहीं उनकी जो परफॉर्मेंस है उनके क्षेत्रों में उसको प्राथमिकता दी जाएगी। कैमरामैन अजय के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के अभिनेता सोनू सूद से रीवा सतना के मुंबई में फंसे लोगों को मुंबई से प्रदेश वापस भेजने की मदद मांगने पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी विधायक को अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है और राजेंद्र शुक्ला ने कड़वी सच्चाई उजागर की है। कांग्रेस ने सभी फंसे लोगों को प्रदेश वापसी के सरकार के दावे को खोखला बताया है। आपको बता दें कि रीवा से विधायक
और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद को ट्वीट कर मुंबई में फंसे रीवा और सतना के निवासियों की सूची भेजी थी। तो राजेंद्र शुक्ला ने ट्वीट कर लिखा था, कृपया इनको वापस लाने में हमारी मदद करें। राजेंद्र शुक्ला के ट्वीट पर एक्टर सोनू सूद ने मंगलवार रात को जवाब दिया और लिखा, सर आप कोई भी कहीं नहीं फंसेगा, आपके प्रवासी भाई आपके पास भेज देंगे। लगातार कह रहे थे कि इन्होंने आपदा में अवसर समझ के मध्य प्रदेश में अब प्रवासी मजदूरों के नाम पे बड़ा घोटाला करने का काम किया है। लगातार सरकार कह रही कि हम एक एक मजदूर को लेके आने का काम किया है, जबकि वहीं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जिन्होंने कल ट्वीट करा, वहां के सांसद ने ट्वीट करा कि सोनू सूद जी हमारे क्षेत्र के लोग फंसे हुए हैं, उन्हें भेजने में कृपया कर मदद करें। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, ये सीधे तौर पर हम कहें मंत्रिमंडल विस्तार से पहले की पॉलिटिक्स है, सियासत है, अपने लिए जगह बनाने की कोशिश है। कल 3 दिग्गज नेताओं की बैठक हुई थी, एक साथ मिले थे। आज सुरेंद्र पटवा से आपने बात भी की है। दूसरी तरफ राजेंद्र शुक्ल अपने स्तर पर नए सिरे से, नए तरीके से सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपने जो बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आने वाला जो उपचुनाव है और सबसे पहले मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उससे जुड़ती हैं और इनको लेकर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए कल की जो बैठक थी, जो आपने जिक्र किया, दोपहर के वक्त में ये बैठक हुई गोपाल भार्गव के बंगले पर और उसके तुरंत बाद ही हमने देखा कि कल देर रात उनकी फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा हुई। तो बंद कमरे में तीनों नेता बैठे थे, गौरीशंकर बिसेन, विजय शाह और गोपाल भार्गव, और फिर शाम को उनकी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई। कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको साधने की कोशिश की गई। उसके बाद बारी आती है सुरेंद्र पटवा की। सुरेंद्र पटवा भी कहीं ना कहीं मंत्री पद के दावेदार हैं और वो अपनी दावेदारी कई बार पेश भी कर चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिलकर और संगठन से मिलकर। ऐसे में अगर वो ये बात कहते हैं कि परफॉर्मेंस आधार होना चाहिए, तो फिर वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि बाकी के जिन लोगों की दावेदारी है, मसलन अगर हम सांची से बात करें प्रभुराम चौधरी की, हालांकि उनको उपचुनाव लड़ना है, लेकिन उससे पहले अगर उनको मंत्री बनाया जाता है, जिसकी संभावना ज़्यादा है क्योंकि वो सिंधिया के साथ में बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो फिर क्या सुरेंद्र पटवा का टिकट कटेगा क्या मंत्रिमंडल को लेकर? तो फिर वो जब ये बातें कहते हैं तो सीधे तौर पर ये जोड़ा जाना चाहिए कि जो राजनीति है वो इशारों में संगठन को बताने की भी है और मुख्यमंत्री तक भी अपनी बात पहुंचाने की है। जहां तक बात राजेंद्र शुक्ल की है, तो राजेंद्र शुक्ल का भी मुद्दा दरअसल मंत्रिमंडल से ही कहीं ना कहीं जुड़ता है और सबसे ज़्यादा जो एक बात कही जा रही थी कि रीवा अंचल जो है वहाँ से ही सबसे ज़्यादा विद्रोह हो जाने की संभावना है। अगर मंत्रिमंडल में संभावित चेहरों और नामों को जो चाहते हैं शामिल हो जाना, वो नहीं होते हैं। और यही वजह है कि जब राजेंद्र शुक्ल सीधे सोनू सूद से मदद मांगते हैं बजाय मुख्यमंत्री के, तो फिर ये सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये उनकी नाराज़गी का नतीजा है? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ये दावा कर रही है कि एक एक मजदूर को कहीं भी देश में फंसा हो मध्य प्रदेश का, उसको लाया जाएगा। और खुद राजेंद्र शुक्ल शुरुआती तौर में हमने देखा था कि ट्वीट करके खुद भी लोगों की मदद कर रहे थे और ये और यहाँ तक कि सरकार से भी अपनी बात पहुँचा रहे थे। लेकिन अब वो सोनू सूद से मदद मांग रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो विपक्ष है वो सवाल उठाई गई और फिर इन बातों के कहीं ना कहीं सियासी मायने भी निकलते हैं कि अब बजाय अपनी सरकार के मुख्यमंत्री से मदद मांगने के, वो एक एक्टर जो सोनू सूद हैं बम्बई में, उनसे मदद मांग रहे हैं। तो निश्चित ही ये आपस में जो कड़ियाँ हैं वो जुड़ती हैं और वो संभावित मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी के अंदर जो कुछ चल रहा है या जो कुछ सामने आ सकता है, उसकी एक कह सकते हैं शुरुआत भर की जो नतीजे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, उसकी भी एक तस्वीर कहीं ना कहीं पेश जरूर कर रहे हैं। शरद, एक बात और भी है, चूंकि स्वाभाविक है कि अब उपचुनाव भी आने वाला है, उससे पहले मंत्रिमंडल भी विस्तार करना, और जो लोग नाराज होंगे वो हो सकता है भीतरघात भी करें या बगावत के मूड में भी उतर आए। बहुत शुक्रिया आपका शरद इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में पीके की एंट्री हो सकती है, जिस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के एक चाणक्य तो फेल हो गए, इनके एक मैनेजमेंट गुरु थे वो भी फेल हो गए। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा था कि प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से बात कर रहे हैं। वो सर्वेक्षण कर सोशल मीडिया और मतदान की रणनीति बनाने में पार्टी की सहायता करेंगे। शर्मा ने बताया कि किशोर
प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के उम्मीदवार चयन और अन्य मुद्दों पर भी मदद करेंगे। माननीय दिग्विजय सिंह जी फेल हो गए, एक मैनेजमेंट गुरु वो भी निबट लिए। अब वैचारिक शून्यता उभर रही है। अब वैचारिक शून्यता उभर रही है तो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश में वाट लगा दी, अब मध्य प्रदेश की बारी है। मेरी मान्यता कि काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ ली है तो वो चढ़ चुके। अब वो आए या कोई और आए, मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होना तय है। और मैं समझता हूं कि बीजेपी ने जब उनका काम लिया था, उनको काम सौंपा था, जब मोदी जी ने काम सौंपा था, तब वो एक्सपर्ट थे। लेकिन एक चीज़ है उनके साथ कि वो सही चीज़ का साथ देते हैं। आज जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर खरीद फरोख्त करके करोड़ रुपए के लेन देन के बाद कमलनाथ जी की सरकार को हटाया गया, और आज भी वो सब चीज़ें चल रही है मध्य प्रदेश के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया का बेस्ट कंट्रोल उनके माध्यम से होगा। हम निश्चित तौर पर चाहेंगे कि वो कांग्रेस का साथ दें, और जो अन्याय हुआ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जनता के साथ, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के लोगों को 22 सीट पे जिताया था। आज वो बीजेपी के साथ हैं। निश्चित तौर पर उनकी मदद से कांग्रेस ये 24 की 24 सीटें जीतेंगी और कमलनाथ जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री। और प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही दोनों दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को मालवा निमाड़ की 5 सीटों की कमान दी है। सांवेर, आगरमालवा, बदनावर, सुवासरा और हाट पिपलिया सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैलाश विजयवर्गीय की मालवा निमाड़ की 5 सीटों की जिम्मेदारी मिलने पर कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। पश्चिम बंगाल में पार्टी को खड़ा करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो सही जिम्मेदारी है। मालवा और निमाड़ की जिम्मेदारी दी गई है उपचुनाव में। वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और पूरे प्रदेश को देखेंगे। वो जहां भी जरूरत होती है, पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश तक बड़े नेता हैं हमारी पार्टी के। माननीय शिवराज सिंह जी पार्टी के स्थापित नेता हैं, 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनसे विधायक मिलते ही रहते हैं। आप लोग उसे किसी से भी जोड़ सकते हैं। उधर सांवेर उपचुनाव के लिए प्रेमचंद गुड्डू का विरोध शुरू हो चुका है। अरुण यादव के साथ वाल्मीकि समाज के लोगों ने कमलनाथ से मिलकर अपना विरोध दर्ज कराया है और वाल्मीकि समाज के नेता मुकेश झांझोट को टिकट देने की मांग की है। इस सीट पर वाल्मीकि समाज के लोगों का लगभग 18,000 वोट है। आपको बता दें कि प्रेमचंद गुड्डू की कुछ दिनों पहले बीजेपी से कांग्रेस में वापसी हुई है। गुड्डू ने सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने को लेकर विरोध में बयान दिया था। वहीं तुलसी सिलावट के खिलाफ भी बयानबाजी की थी, जिसके बाद बीजेपी ने गुड्डू को नोटिस जारी किया था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। और मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सत्ता से बेदखल हो चुकी कांग्रेस अब काफी गंभीर हो गई है और सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों को लेकर प्लान 16 तैयार किया जा रहा है और टीम को उतारने की तैयारी है। सियासी गलियारे में ग्वालियर चंबल में जीत दर्ज करने वाले को सत्ता की चाबी मिलना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। कांग्रेस भी भांप चुकी है कि ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का चेहरा रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने पर जीत दर्ज करा पाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इसीलिए पार्टी ने ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटों के लिए कांग्रेस की टीम उतारने का प्लान तैयार किया है। कांग्रेस सिंधिया की घेराबंदी करने की तैयारी में कभी सिंधिया के करीबी रहे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत, ग्वालियर में सिंधिया के धुर विरोधी रहे डॉक्टर गोविंद सिंह
केपी सिंह और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव समेत अशोक सिंह को जीत की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये नेता टीम कांग्रेस के तौर पर सिंधिया की घेराबंदी करने का काम करेंगे और तय है कि पार्टी के निशाने पर पाला बदलने वाले पूर्व विधायकों से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया ही निशाने पर। देखिए, ग्वालियर चंबल में पूरे कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगेंस्ट जबरदस्त रूप से माहौल है। आज कांग्रेस का आम जन, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, पिछली बार भी ग्वालियर चंबल ने सबसे ज़्यादा जनमत कांग्रेस के साथ प्रदर्शित किया था और लोगों को जिताया था। लेकिन कांग्रेस को और जनता को ये उम्मीद नहीं थी कि बीच में छोड़ के चले। वहीं बीजेपी अगर 2018 के उलट ज्यादा सीटें जीती तो वह सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी सिंधिया के बगैर कांग्रेस की जीत को बरकरार रख पाती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी की सत्ता डामाडोल हो सकती है। और यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस ग्वालियर चंबल इलाके की विधानसभा सीटों पर है। बीजेपी ग्वालियर चंबल इलाके में भले ही पार्टी के बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन पार्टी को जीत दिलाने का दारोमदार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही होगा। बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस के पास ग्वालियर चंबल इलाके में उम्मीदवारों का टोटा है। ऐसे में टीम कैसे तैयार होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कांग्रेस को वहाँ किसी तरह के उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, अभी तो हवा में है। जब धरातल पे आएंगे तब देखते हैं। उपचुनाव में पहली बार कांग्रेस अपने बूते पर ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया के खिलाफ खड़ी होने जा रही है। देखना होगा कि कमलनाथ की रणनीति पर टीम कांग्रेस सिंधिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन पाती है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के न्यूज़ 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने सीमा विवाद समेत देश के ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और इसीलिए भारतीय सेना पाकिस्तान को जवाब देती है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर रमेश देवगन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से खास बातचीत की। साथ ही उन्होंने पड़ोसी नेपाल को भाई करार दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि नेपाल को लेकर किसी भारतीय के मन में कोई कटुता नहीं है और मिल बैठकर सारे मुद्दे सुलझाए जाएंगे। एक और बड़ा मुद्दा है वो चीन का है। एलएसी पे ताजा हालात क्या हैं? बतौर रक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय सुन रहा है, हमारे कई चैनल्स के माध्यम से करोड़ों लोग आपको इस समय देख रहे हैं। देखिए, भारत चीन सीमा को लेकर लंबे समय से कुछ न कुछ बराबर भारत और चीन के बीच में लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। आपने देखा होगा कि शायद ही कोई ऐसा वर्ष गुजरा होगा जबकि भारत की सेना और चीन की सेना, पीएलए जिसे कहते हैं, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, दोनों के बीच बॉर्डर पर बराबर फेस ऑफ न होता हो, कोई धक्कम धुक्की न होती हो। कभी कभी कुछ ऐसे तनाव भी हो गए हैं कि फायर आर्म्स की भी छीना झपटी भी हो गई है। ऐसे हालात समय समय पर पैदा होते हैं। मैं समझता हूं कि चीन को भी अब इस संबंध में बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए ताकि इस विवाद को पूरी तरह से सुलझाया जा सके। अभी स्थिति क्या है? हाल फिलहाल की जो घटना है, यह बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी, उनका दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, भारत का यह दावा है कि हमारी सीमा यहां तक है, और उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं। लेकिन भारत ने भी अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने भी किया है, पूरा बंदोबस्त किया है। अब आगे नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले भी जब भी विवाद हुए हैं, चाहे डोकलाम का ही विवाद हुआ, भारत और चीन में मिलिट्री स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर, जिसे डिप्लोमेटिक लेवल कहते हैं, उस समय भी बातचीत हुई थी और डोकलाम की समस्या का समाधान हुआ था। इसके पहले भी जब कभी भी कोई इस प्रकार की वारदात हुई है भारत और चीन के साथ, तो इसी प्रकार से सेना के स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकला है। आज के जो हालात हैं, मिलिट्री लेवल पर इस समय बातचीत चल रही है और मैं समझता हूं कि 6 तारीख को संभवतः एक मिलिट्री के बड़े अधिकारियों के स्तर पर भी बात होने जा रही है। इसकी जानकारी आज ही मैंने अपने आर्मी चीफ और सभी लोगों से बातचीत की है, उन्होंने दिया है। तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि डोकलाम में 2017 में हमने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था, हम डट के खड़े रहे थे। इस बारी वो काफी अंदर तक आ गए हैं, ऐसा कई अटकलें लगाई जा रही है, इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। देखिए, भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है जी,
कि भारत दुनिया में किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाना चाहता है, न भारत अपने देश के स्वाभिमान पर किसी भी सूरत में चोट बर्दाश्त कर सकता है। बस स्पष्ट नीति है। इससे जिसको जो अर्थ निकालना हो अर्थ निकाल ले। और आज रात 8 बजे देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सबसे धाकड़ इंटरव्यू सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और इस वक्त आपको लिए चलते हैं इंदौर, जहां कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पत्रकारों से बात कर रहे हैं और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। पर मुझे आज ये कहते हुए गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमेशा जब देश के संबंध में कोई भी निर्णय लिया है तो उसमें देश हित को ध्यान में रखा है, कुर्सी हित को ध्यान में नहीं रखा। जो भी निर्णय हो, और इसीलिए देश की स्वतंत्रता के बाद से जब भी कांग्रेस के नेतृत्व ने ऐसा कोई निर्णय लिया जो देश के लिए हितकारी नहीं है, तो भारतीय जनसंघ के रूप में उस समय एक बहुत छोटी पार्टी थी पर एक बड़ा आंदोलन करके सारी देश की जनता का ध्यान आकर्षित किया था। जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी थी और भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में सारे देश के जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर की जेलों को भर दिया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वहां पर संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। इस देश की एकता और अखंडता के लिए किसी राजनीतिक दल का पहला बलिदान था वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था। और धारा 370 के खिलाफ यह आंदोलन था। हम बहुत छोटे थे, शाखा में जाते थे और शाखा में नारा लगता था, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये नारा लगता था, हम बहुत छोटे। फिर दूसरा नारा और लगता था कश्मीर को लेकर कि कश्मीर सारा के सारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। हम बहुत छोटे थे, हमें पता नहीं था धारा 370 क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। और जब होश संभाला तो लगा कि धारा 370 इस देश के अंदर जो संविधान है 35A, ये हटना बड़ा मुश्किल है। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को लगता था। और मुझे कहते हुए ये बहुत गर्व है कि इस देश से मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी की चाणक्य नीति के कारण एक दिन में धारा 370 हट गई। मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी था। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस समय पार्लियामेंट में था। रात को जब मैं 1 बजे घर लौटा और टीवी पर देख रहा था कि धारा 370 हट गई, तो मुझे भी विश्वास हुआ कि वास्तव में हट गई क्या, क्योंकि बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ा राजनीतिक निर्णय था। और जिस दबंगता के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस धारा से इस देश को मुक्त किया है, वो एक बहुत पुराना सपना था। ऐसा सपना था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर और बहुत सारे जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने अनुनय, विनय, आंदोलन और अपना बलिदान देकर एक सपना देखा था। वो सपना पूरा करने का काम मोदी जी ने किया। ये हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। हम इंदौर के वासी, शाहबानो प्रकरण हमने सुना। इंदौर की शाहबानो जब तलाक हो जाता है, वो कोर्ट में जाती है, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब में वो जीतती है।
सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि शाह खानों को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। उस समय राजीव गांधी जी के 400 से ऊपर सांसद थे। इस देश के एक वर्ग को लगा कि हमारा धर्म खतरे में है, वो सड़क पर आए, वोट की राजनीति चालू हुई और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लोकसभा ने बदल दिया। ये वोट की राजनीति का परिणाम था। और इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी कोई निर्णय लिया है तो कुर्सी के लिए नहीं लिया, वोट की राजनीति के लिए लिया, देश हित में क्या है। और इस देश के प्रधानमंत्री ने जब पहली बार सेंट्रल हॉल में अपना भाषण दिया था, तब उन्होंने कहा था कि ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये सरकार दलितों की सरकार है, ये सरकार बेरोजगार नौजवानों की सरकार है, ये सरकार महिलाओं को सशक्तिकरण करने वाली सरकार है। जब महिलाओं की बात हुई थी तो कोई हिंदू और मुस्लिम महिलाएं नहीं, सारी महिलाओं की बात थी। और इस देश के अंदर मुस्लिम समाज की महिलाएं जिस तरीके से दमघुटू वातावरण में रहती थी, उसे मुक्त करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साहसिक निर्णय लेते हुए, बिना वोट की चिंता किए हुए महिलाओं को वो संबल प्रदान की, वो ताकत प्रदान की और 3 तलाक प्रथा का बिल सुप्रीम कोर्ट पर लाकर 3 तलाक प्रथा को इस देश में समाप्त कर दिया। भारत पहला देश नहीं है, हमसे लगा हुआ पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं, बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र से जहां पर 3 तलाक प्रथा को समाप्त कर दिया, पर हमारे वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने इसका विरोध किया। और इसलिए मैंने कहा, इसको बार बार मैं दोहरा रहा हूं कि हमने कभी भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जिसमें वोट बैंक की चिंता की। हमने हमेशा देश हित का निर्णय, हमने जो कहा वो करके दिखाया। जब लगा कि मुस्लिम महिलाएं कहीं न कहीं एकदम घुटू वातावरण में रहती है इस 3 तलाक के कारण, तो उन्हें सशक्तिकरण करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे यह बताते हुए भी बहुत प्रसन्नता है कि आजादी के बाद से कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, केंद्र की उपलब्धियां गिना रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय बता रहे हैं 370 एक बड़ी उपलब्धि इस सरकार की, 3 तलाक कानून को हटाया गया, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम था। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।